दोस्तों, अमीर लोग बिक्री कर रहे हैं, वो भी जमकर बिक्री कर रहे हैं और सरकारी बॉन्ड्स की ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और बॉन्ड्स की कीमतें गिर रही हैं। फाइनेंस की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत कहेगा कि शायद हम एक वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह कयामत जैसा है। आज जानेंगे कि अमीर क्यों बेच रहे हैं, वे क्या रणनीति अपना रहे हैं, बॉन्ड्स की दरें क्यों बढ़ रही हैं और इसका मतलब क्या है। अक्सर कहा जाता है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड्स की कीमतें गिरती हैं। उदाहरणों से समझते हैं कि इस तूफान से बचाव कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप अपने सामने वॉरेन बफेट को देख रहे हैं। ये आदमी निवेश की दुनिया के कहें तो सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। खासकर 2024 में ट्रंप के चुने जाने से पहले हमने लगातार इस तरह की खबरें देखी। वॉरेन बफेट बेच रहे हैं, वॉरेन बफेट ने शेयर बेचे हैं, वॉरेन बफेट थोड़ा और नकद में जा रहे हैं। हम भी सच कहें तो हंस रहे थे, क्योंकि वॉरेन बफेट 93 साल के हैं और जब ट्रंप चुने जाएंगे तो क्रेडिट की लाइनें खुल जाएंगी, ब्याज दरें कम हो जाएंगी। हम इतना ज्यादा कमाएंगे कि कमाते कमाते थक जाएंगे। हम ट्रंप से कहेंगे, माननीय राष्ट्रपति, कृपया अब बहुत कमा लिया है, हम और सहन नहीं कर सकते, कृपया थोड़ा रुक जाइए। वो भी हमें कहेंगे, नहीं, तुम्हें और ज्यादा कमाना चाहिए। और हाँ, आखिर में हम देखते हैं कि वॉरेन बफेट सही साबित हुए। हम देखते हैं कि वॉरेन बफेट की सोच कमजोर नहीं थी, बल्कि हम ही दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए। क्योंकि हम सब ने यही सोचा था कि ट्रंप जीतेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि पहले कार्यकाल में कुछ हद तक ऐसा हुआ भी था। वास्तव में शेयर की कीमतें बहुत ऊपर चली गई थीं, लेकिन यह दौर खासकर जोखिम भरे संपत्तियों के लिए अच्छा नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी शेयर इकट्ठा करने में बिताने वाले और अब 95 साल के वॉरेन बफेट रिकॉर्ड नकदी जमा कर रहे हैं। वास्तव में पिछले 2 सालों में उसने लगातार शेयर बेचे हैं, यानी उसकी एक कंपनी है, कंपनी के पास जो शेयर हैं वो उन्हें बेच रहा है और ज्यादातर सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर रहा है। और आखिर में उसके पास जो नकद राशि है वह 400 अरब डॉलर है। दोस्तों, कई देशों के खजाने में भी इतनी नकदी नहीं होती। ये बहुत बड़ी रकम है। तो अपनी पूरी जिंदगी शेयरों के पीछे भागने वाला आदमी अब नकद में क्यों जा रहा है, उसका क्या अनुमान है, इस पर चर्चा करेंगे। पर एक बात और जोड़ दूं, 2 संभावनाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरबपतियों के लिए बहुत सख्त टैक्स कानून आने वाला है। कुछ का कहना है कि वे गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए बुरा होने की आशंका में वे कैश रख रहे हैं। अब आइए एक और नाम और हाल ही में आई खबरों पर नजर डालते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने पास मौजूद सभी माइक्रोसॉफ्ट शेयर बेच दिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ हिस्से बेचे हैं, उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। अपना आखिरी हिस्सा भी उन्होंने पिछले तिमाही में, यानी 2026 की पहली तिमाही में बेच दिया। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। उन्होंने 3.2 अरब डॉलर की बिक्री की है। वे इस पैसे का क्या कर रहे हैं? क्या निवेश कर रहे हैं? नहीं, वे गारंटीड ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड्स चुन रहे हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे कि बॉन्ड्स ब्याज दर क्यों बढ़ाते हैं और इनके आपसी संबंध को समझेंगे। वैसे बाजार खराब होने पर आपके लाइक और कमेंट से खुशी होगी। सब्सक्राइब करना मेरे लिए उच्च ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड्स हासिल करने जैसा होगा, इसलिए अगर आप अभी से लाइक कर दें तो मुझे खुशी होगी। अब मेरी एक बहुत पसंदीदा बात है, मतलब अब दुनिया में बहुत सारे अरबपति हैं ना, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं। मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से अलग अलग राय हो सकती है। मेरा एक बहुत पसंदीदा अरबपति है जेफ बेजोस। उन्हें 2018 से 2021 तक लगातार 4 साल दुनिया का सबसे अमीर इंसान चुना गया था। जेफ बेजोस के पास वाकई में जबरदस्त दौलत है। अब ये अमीर लोग सीधे सीधे कंपनी के शेयर ऐसे ही बेच नहीं सकते, उन्हें पहले से सूचना देनी पड़ती है ताकि अंदरूनी व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग न हो, यानी अंदर की जानकारी के आधार पर बिक्री न करें। यहाँ भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए वे 10p5-1 नामक एक फॉर्म भरते हैं। वे कहते हैं कि हम अगले साल आने वाले तिमाहियों में इतनी मात्रा में बिक्री करेंगे और उसी के अनुसार बिक्री करते हैं। आखिरी बार जो फॉर्म उन्होंने पिछले साल भरा था उसमें मई 2026, यानी अभी जिस महीने में हम हैं, लिखा था और उन्होंने अपनी सारी बिक्री पूरी कर ली है। पिछले 2 सालों में उन्होंने लगभग 18 अरब डॉलर की बहुत बड़ी रकम इकट्ठा की है। ये कुछ लोगों के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन वास्तव में 18 अरब डॉलर की बिक्री एक गंभीर आंकड़ा है। जब रैली में लोग जाकर अमेजन के शेयर खरीद रहे थे तब ये लोग बेच रहे थे। तो अब हम चौथे नाम पर आ गए हैं, फिर से दुनिया के बड़े अरबपतियों में से एक और एलन मस्क के पुराने दोस्त जेनसन ह्युआंग। दूसरों की तुलना में यह थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ जेनसन ने 1 अरब डॉलर की बिक्री की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया, नकद अपने खाते में डाल लिया। यानी कागज पर एक मुनाफा था। जैसे हम क्रिप्टो में कहते हैं कि जब तक आप बेचते नहीं तब तक आप मुनाफे में नहीं है, पैसा आपका नहीं है या आप घाटे में नहीं है। तो इसने अपना मुनाफा वसूल किया और 1 अरब डॉलर अपने खाते में डाल लिया। तो ये लोग क्यों बेच रहे हैं? बॉन्ड्स क्यों बढ़ रहे हैं? अब हम इस पर आएंगे। इस बीच आप अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके बाइनेंस पर सदस्य बन सकते हैं और $600 तक के वेलकम बोनस का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप 20% की छूट का मौका भी पा सकते हैं। ये मेरा रेफरल लिंक है, ये बाहर के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए खास है।
इन छूटों और वेलकम बोनस का लाभ उठाने के लिए तुरंत बाइनेंस पर सदस्यता लें और अपनी पहचान सत्यापित करें। हम निवेश करना जारी रखेंगे। हम बाइनेंस के जरिए भी पेट्रोल खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे और बेचेंगे। हम शेयरों के साथ काम करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में भी रुचि लेंगे। सदस्य बनने का यह सही समय है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़े देशों के 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स काफी बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है? आप हमेशा यह क्लिशे वाक्य सुनते हैं, अगर बॉन्ड की ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड का मूल्य गिरता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? मैं आज आपको इसे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा, क्योंकि इसे समझना महत्वपूर्ण है। असल में ये बहुत आसान है, उदाहरण से तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सरकार एक बॉन्ड जारी कर रही है। इसकी अवधि तय है 10 साल और सालाना मिलने वाला रिटर्न भी तय है और साल के अंत में आपको मिलने वाली मूल राशि भी तय है। मान लीजिए आपने किसी भी देश से $1 लाख का 10 साल के लिए 10% ब्याज वाला सरकारी बॉन्ड खरीदा और $1 लाख दी। सरकार तुमसे कहेगी, मैं तुम्हें हर साल $10,000 ब्याज के रूप में दूंगा। ये तुम्हारी आमदनी है। तुम्हें हर साल $10,000 की आमदनी होगी। 10 साल पूरे होने पर तुम्हारी मूल राशि यानी $1 लाख मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इसे सरकारी बॉन्ड कहते हैं, 10 साल का सरकारी बॉन्ड। लेकिन मान लो कि 1 साल बीत गया, हालात बदल गए और ब्याज दरें बढ़ गईं। अब मान लो कि सरकार 10 साल के बॉन्ड्स पर 20% ब्याज देगी। ऐसी स्थिति में जो कोई भी $1 लाख लेकर बॉन्ड खरीदेगा, उसे अब सालाना $20,000 यानी दोगुनी आमदनी मिलेगी। लेकिन तुम्हारे पास जो पिछले साल का बॉन्ड है, वह अब भी सिर्फ $10,000 की आमदनी दे रहा है। ये नहीं बदलता, ये स्थिर है। असल खेल तो यहीं से शुरू होता है। अगर तुम बेचते नहीं हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बॉन्ड्स वैसे भी हर समय खरीदे बेचे जा सकते हैं। जब तुम्हें बेचना पड़े, तुम्हारे लिए फायदेमंद नकद की जरूरत है, तुम तुरंत बेचते हो और पैसे मिल जाते हैं। तुम कहते हो, ये लो, ये $1 लाख का बॉन्ड ले लो, मुझे $1 लाख दो, नकद दो। खरीदार तुम्हारे ऊपर हंसता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा $1 लाख का सालाना $1,10,000 देने वाला बॉन्ड क्यों खरीदूं? सरकार से नया जारी हुआ बॉन्ड भी मैं $1 लाख में खरीद सकता हूं और उसके ऊपर सालाना $20,000 की आमदनी भी होगी। वह कहता है, तुम्हारा बॉन्ड मेरे लिए आकर्षक नहीं है। यहाँ पर ये सालाना ब्याज का अंतर कितना है? एक में $10,000 था, दूसरे में $20,000 था। सालाना $10,000 का बॉन्ड का अंतर है। मानो 5 साल बचे हैं। यहाँ बॉन्ड का अंतर जैसे $50,000 है तो इसकी कीमत घटानी होगी। यानी जितनी सालाना आय है, उतना ही तुम्हें अपने बॉन्ड की कीमत घटानी पड़ेगी और तुम्हारी $1 लाख की मूलधन राशि अचानक $50,000 रह जाएगी। नतीजतन हम एक ऐसा दौर देख रहे हैं जहां अरबपति लगातार अपने शेयर बेचकर नकद में जा रहे हैं और साथ ही बॉन्ड की ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे बॉन्ड की कागजी कीमत गिर रही है। बॉन्ड की कीमत गिरने के कुछ ऐसे जोखिम हैं। जब कंपनियों के पास मौजूद इन तरल संपत्तियों का मूल्य घटता है तो वे दिवालिया होने के खतरे का सामना करती हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने पर भी इसी तरह की स्थिति देखी गई थी। सरकारें लगातार कर्ज के जाल में फंसती जाती हैं, डिफॉल्ट कर जाती हैं और साथ ही कर्ज देने के रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मंदी आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से क्रिप्टो जैसी जोखिम भरी संपत्तियों की ओर ज्यादा नहीं जाते। क्रिप्टो जैसी जोखिम भरी संपत्तियों को छोड़िए, लोग अभी तो सोने से भी दूर रह रहे हैं। यहाँ से निकलने वाला नतीजा ये है, स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी भी आगे जोखिम भरा समय है और स्मार्ट मनी कहे जाने वाले अमीर अरबपति या निवेश कंपनियां खुद को सुरक्षित क्षेत्र में ले जा रही हैं। यही वह समय है। मान लीजिए अगर मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता तो वे लोग कहते हैं ना, ठीक इसी समय जोखिम भरे सौदे करने चाहिए ताकि उन्हें पकड़ सको। वे ऐसा कहते हैं। असल में ये बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर स्मार्ट मनी तक इतना डर रही है, बाजार से दूर रह रही है, तो तुम्हें भी अपना जोखिम कम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं, सोचूं कि कल या परसों तो हालात वैसे भी सुधर जाएंगे, कर्ज ले लूं, कोई व्यवसाय शुरू करूं या कर्ज ले लूं, एक घर खरीद लूं। नहीं, अभी बहुत जोखिम भरा है दोस्तों, क्योंकि अगर तुम उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं कमा पाए और उस कर्ज की किश्तें नहीं चुका पाए तो फिर से एक नया कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। इस बार जैसा कि मैंने अभी बताया, तुम और भी ज्यादा ब्याज दर पर और भी ज्यादा लागत के साथ कर्ज लेते हो और इसका नतीजा यह होता है कि कारोबार दिवालिया हो जाता है। यानी हमें सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। फिलहाल हम किसी बड़े कदम के लिए सही दौर में नहीं हैं। हम न तो सही साल में हैं और न ही सही तिमाही में हैं। ऐसा लगता है कि आने वाली तिमाही भी इसी तरह गुजरेगी। तो फिर मीम कॉइन्स का क्या? उसे छोड़ो, हम मीम कॉइन्स की बात नहीं करेंगे। तो फिर बिटकॉइन का क्या? बिटकॉइन ने असल में खुद को साबित कर दिया है। हाल के दिनों में इसने अपनी कीमत को अच्छी तरह बनाए रखा है और महंगाई से ऊपर रिटर्न दिया है। यानी अगर आप 1 साल से ज्यादा की अवधि में देखें तो बिटकॉइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एथेरियम, बीएनबी, सोलाना जैसी संपत्तियों का क्या? इनके लिए भी अभी थोड़ा जल्दी लग रहा है। हाँ, जोखिम को प्रबंधित करने के लिए धीरे धीरे छोटी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हमारे सामने कोई बहुत उज्जवल समय नहीं दिख रहा है। लेकिन चिंता मत करो, सिर्फ वॉरेन बफेट के पास ही $400 अरब नकद हैं। इतनी सारी नकदी आखिर जाएगी कहाँ? आखिरकार जब स्मार्ट मनी को लगेगा कि ये जोखिम कम हो गए हैं तो बाजार तुरंत इस पैसे को सोने में, चांदी में, शेयर बाजारों में, फंड्स में लगाएगा। कुछ हिस्सा क्रिप्टो जैसे जोखिम भरे निवेश में भी जाएगा। बस तभी हम रैली देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं?
हम लगातार माहौल को भांप रहे हैं, हम स्मार्ट मनी के पीछे पीछे हैं। सांसें महसूस थी क्योंकि वो जहां भी जाए हमें भी वहीं जाना चाहिए। क्या कहते हैं, अमेरिका को फिर खोजने की जरूरत नहीं, वो खोजा जा चुका है। स्मार्ट मनी का पीछा करें, वे बड़ा मुनाफा कमाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा कम कमाएं, लेकिन अपनी कमाई को सुरक्षित रखें। जब हमें वापसी के संकेत दिखेंगे तो हम आपके लिए बाजार के बारे में बहुत शानदार वीडियो भी बनाएंगे। इसलिए अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। और यह भी याद रखें कि वैश्विक वित्त में इस बदलाव के मोड़ को जो लोग पहचानते हैं और सही तरीके से इसका लाभ उठाते हैं, वे पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति बना सकते हैं। अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।